चुनाव की चौरस पिच चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और दोनों ही पार्टियों का दावा है कि वो जीतेगी और अपना बोर्ड बनाएगी। इस मामले को लेकर हम राजस्थान की जान के द्वारा आरकेजे ग्रुप द्वारा लगातार जो भी उम्मीदवार मैदान में हैं उनसे भी मिल रहे हैं और उनके व्यू जान रहे हैं कि क्या है उनके दावे और क्या है उनके इरादे। इसके साथ साथ पार्टियों के जो प्रवक्ता है और पदाधिकारी है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अब्दुल रशीद साहिल। अब्दुल रशीद साहिल उसी प्रकार के शख्स है जिस प्रकार के से सलमान खान के साथ सेरा रहते हैं, उसी प्रकार अब्दुल रशीद साहिल विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ छांव की तरह रहते हैं और परछाई की तरह उनके साथ दिखाई देते हैं। भंवरलाल शर्मा चाहे किसी नेगेटिव परिस्थिति में हो या पॉजिटिव में, लेकिन अब्दुल रशीद साहिल कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, हर वक्त उनके साथ दिखाई देते हैं। और इनका मिजाज ऐसा है कि जिस प्रकार के संबंध इनके कांग्रेस के लोगों से हैं उसी प्रकार के संबंध इनके भाजपा के साथ भी हैं। तो इनके मतलब इन्होंने एक ही जीवन में दो प्रकार के प्रारूप तैयार करे, राजनीति अपनी तरफ और व्यक्तिगत जीवन अपनी तरफ। निश्चित रूप से इस प्रकार के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि राजनीतिक जो जीवन है वो हमारा जो जीवन है वो एक कैरियर और एक पार्टी के स्तर पे होता है, न कि सामाजिक उससे सरोकार नहीं बिगड़ने चाहिए। तो हम इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो चुनाव है वो 4 दिन के हैं। इस चुनाव की रंजिश कहीं हमारे बीच के अंदर है वो द्वंद्व ना ले लें और हमेशा के लिए दुश्मनी का रूप ले लें। चुनाव है प्रेम से लड़ाना चाहिए। अब्दुल रशीद से हम कांग्रेस के बारे में कुछ मुद्दों पे जानने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल जी आप हमें यह बताइए कि कांग्रेस 55 में से 53 सीटों पर क्यों लड़ रही है? सबसे पहले तो संजय जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे आरकेजे के इस स्टूडियो में बुलाया और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि सीमित संसाधनों के बाद भी आपने लोकल स्तर पर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि आप नेशनल मीडिया की तरह वार्ड रूम हो, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे पीछे और भी सरदार सर की ज्वलन समस्याएं हों, उसको लेके जिस प्रकार से आपने मीडिया में अग्रिम भूमिका निभाई है उसके लिए मैं पूरे शहर की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि 53 सीटें, देखो परिस्थितियाँ अलग अलग जगह अलग अलग होती है। हमने 55 वार्डों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। 53 वार्ड पे हमने कांग्रेस के सिंबल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 वार्डों हमने ओपन रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं कि दोनों तरफ से हमारे कार्यकर्ता थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नाम से विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे ही कार्यकर्ता में कुछ बातों को लेके मतभेद था, तो हमने दोनों को सेटिस्फाई करने, क्योंकि दोनों की विचारधारा कांग्रेसी है, दोनों की निष्ठा पार्टी में है, हमारे नेता भंवरलाल शर्मा में है, इसलिए हमने वहाँ पे सिंबल ओपन रखा है। आपने जो 36 नंबर और 47 नंबर है इसमें अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, उसका मतलब ये है कि पार्टी के टिकट देने से विरोध ज्यादा हो जाता और विरोध से होने वाले जो नुकसान को बचाने के लिए ऐसा किया गया? नुकसान और फायदा को मद्देनजर नहीं रखा गया है। केवल और केवल एक पार्टी का जो सामूहिक निर्णय था, उस सामूहिक निर्णय में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि सामूहिक निर्णय ने पार्टी के जो हमारे बड़े नेता है उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन पे सिंबल न देके दोनों ही कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए। इस प्रकार हमने उसको ओपन रखा। साहिल साहब आप एक बात हमें ये बताइए कि भाजपा है जो पिछले 10 वर्षों से वार्ड मेंबर की अगर बात करें, वार्ड मेंबर के आंकड़ों के हिसाब से तो पिछले 10 वर्षों से नगरपालिका में पिछड़ती जा रही है। तारा देवी चेयरमैन बनी थी, उस वक्त कांग्रेस की 19 सीटें आई थी, भाजपा की 21 आई थी, भाजपा आपसे आगे थी। अगले चुनाव में भाजपा आपसे बहुत आगे हो गई थी और आप भाजपा के इर्द गिर्द नहीं हो रहे थे। और विधायक भंवरलाल शर्मा है वो आपके लगातार चुनाव जीत रहे हैं, अशोक पिंचा उनके इर्द गिर्द नहीं आते हैं, तो अशोक पिंचा उनको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव में ऐसा क्या है कि भाजपा पिछले 10 वर्षों से पिछड़ रही है और विधायक के चुनाव में है वो कांग्रेस लगातार आगे? इसका जवाब मैं संजय जी आपको देना चाहता हूँ। इसका जवाब केवल और केवल ये है कि सरदार सर की भारतीय जनता पार्टी समीकरणों की राजनीति करती है, सरदार सर की कांग्रेस विचारधाराओं की राजनीति करती है। हमारे लिए मायने नहीं रखता कि हम किसी वार्ड में हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हम हमारी विचारधाराओं से समझौता नहीं करते। हम जो व्यक्ति रात को आता है उसको सुबह टिकट नहीं देते। हम उसकी निष्ठा देखते हैं कि उसकी निष्ठा हमारी पार्टी में है या नहीं है, हमारे नेताओं में है या नहीं है। केवल और केवल यही कारण है कि कुछ लोग हमसे नाराज होकर चले जाते हैं। उनकी विचारधारा थोड़ी बदल सकती है, लेकिन वो रात को जाते हैं और सुबह भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे देती है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकल स्तर पर
दो ही काम करती है, वो समीकरणों की राजनीति करती है और बहुमत को चुराने की कोशिश में रहती है। जबकि हमारा काम केवल है कि हम जमीन स्तर पे पार्टी को मजबूत करें, रिजल्ट हमारे पक्ष में आए ना आए इस बात को हम दूसरे लहजे में देखते हैं। प्रजातंत्र में जीतना भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे पहले हमारी जो निष्ठा है, कांग्रेस की निष्ठा, कांग्रेस की विचारधारा, उसको प्रमुख रखते हैं। इसी कारण हम 1-2 वार्डों में पिछले 10 साल से उनसे पीछे रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस से जो भाजपा जीती है वो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता जाकर वहां जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य भी है। आप देखो, आप अगर उनकी निष्ठा होती तो 42 नंबर में राधेश्याम भार्गव को टिकट मिलनी चाहिए थी। 42 नंबर में उन्होंने किसको टिकट दी है? राधेश्याम भार्गव आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता है। हमने सुनील मीणा उनके पास हमसे नाराज होके गए, उन्होंने दूसरे दिन उसको टिकट दे दी। ये 2 उदाहरण आपके सामने हैं कि वो विचारधाराओं में नहीं, केवल समीकरण की राजनीति करते हैं। बबलू जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने कहा कि भाजपा को टिकट राधेश्याम जी को देनी चाहिए थी। वो भाजपा के एकदम वफादार कार्यकर्ता हैं, लगातार समर्पित भी रहे हैं। लेकिन बाले खां को भी कांग्रेस को टिकट देनी चाहिए, उनकी कैसे काट दी? देखो, वो लेडीज जो वार्ड है वो लेडीज वार्ड है, ठीक है ना। उसमें उसका जो आरक्षण है उसमें जेंडर है वो स्त्रीलिंग है, लेडीज वार्ड है। हमने ये देखा कि बाले खां जी को इस बार हम पूरे चुनाव प्रचार में उनके मार्गदर्शन में, उनको उस मार्गदर्शन मंडल में लेंगे और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बिठाएंगे। उनका 6 बार का जो टर्म है उसका अनुभव लेके पार्टी है जो मैदान में जाएगी। इसलिए उनको इस बार टिकट से वंचित रखा, उनको आगे के लिए कि अगर पार्टी जब कभी भी जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जब कभी भी ये वार्ड आरक्षण में पुरुष में आएगा तो बाले खां जी चुनाव लड़ लेंगे। ये तो बाले खां जी के परिवार में भी तो महिलाएं हैं, वो भी अपने परिवार एक ही परिवार है जो लड़ रहे हैं या जिनकी टिकट। बाले खां जी आपके इस निर्णय से सहमत है? आपकी पार्टी के निर्णय से सहमत है? थोड़े नाराज हैं, वरिष्ठ है, मेरे भाई भी हैं, ठीक है ना। और पार्टी और पारिवारिक रूप से मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे और वो मान जाएंगे। बाले खां अब्दुल जी, अब बात ये है कि अब की बार बाजार के अंदर एक नई बात सुनने को मिल रही है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो आपके द्वारा अब की बार जो टिकट दिया गया उसमें पहली प्राथमिकता थी कि टिकाऊ होना चाहिए। इस मामले में बाले खां जी की और सुनील मीणा की, इन लोगों की टिकट काट दी गई, ये कहाँ तक सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो टिकाऊ और जिताऊ ये आज ही नहीं, हर पार्टी जो राजनीतिक पार्टी होती है ये उसका मूल एजेंडा हमेशा ही रहा है कि जिताऊ भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। तो पहले बाले खां जी को टिकट मिलती रही है, वो टिकाऊ ही रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, टिकटों का जो वितरण हुआ है, आप टिकटों का वितरण देखिए। हमने 53 सिंबल दिए हैं, हमने 36 कौमों को साथ लिया है। एक भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसको हमने टिकट से वंचित रखा है। जबकि हमारी अपोजिशन में आप जाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक माना जाता है, जैसे अग्रवाल समाज है, एक भी टिकट उन्होंने नहीं दी। जैसे दर्जी समाज है, एक भी टिकट उन्होंने दर्जी को नहीं दी। ओसवाल समाज जो भारतीय जनता पार्टी का लीडिंग वोट बैंक है और खुद स्वयं अशोक पिंचा जी उसकी अगुवाई करते हैं, उन्होंने केवल एक टिकट दी है। तो केवल ये नहीं है, हमने वितरण जो है वो सामाजिक सरोकार को 36 कौमों को साथ लेके वितरण किया है। उसमें ये एक बात ये भी है कि टिकाऊ भी है, जिताऊ भी है। पर्टिकुलर ये बात बाले खां जी या किसी अन्य पे ये लागू नहीं होती कि वो टिकाऊ की वजह से या उन पे कोई शक था, ऐसी कोई बात पार्टी में नहीं। मैं ये आपके इस जवाब से संतुष्ट हूँ कि मतलब भाजपा की अपेक्षा आपकी सोशल इंजीनियरिंग है वो सफल रही है। लेकिन 55 वार्ड है तो क्या 55 ही जाती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 55 जातियाँ हैं या 53 जातियाँ हैं। मेरा कहने का मतलब कि जो सरदार सर के अंदर जो जातियाँ 1000, 1500, 2000 के रूप में है, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए नगर पालिका में, उस प्रकार का वितरण हमने किया है। अब्दुल जी, अब आप जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, निकाय चुनाव में पिछले 10 सालों से जनता आपको बहुमत का आंकड़ा नहीं दे रही है, लेकिन चेयरमैन के सीधे चुनाव में आपको बहुमत दिया था। विधायक के तौर पे आपको लगातार पार्टी है वो चुनाव जिता रही है। तो इस बार आप मतलब वो कौन से मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो मतदाता है वो आपको नगर पालिका के अंदर बहुमत दे? संजय जी, आप हमारा पीछे का कार्यकाल भी देख लीजिए। भले ही तारा देवी जोशी जी जब सरदार सर नगर पालिका की चेयरमैन बनी थी, हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था, आप ये मान के चलिए केवल नगर पालिका पार्षद या चेयरमैन
सरदार सर का विकास नहीं कर पाते। उसकी भागीदारी राजस्थान सरकार में भी होती है और भारत सरकार में भी होती है। जब तक आपका शीर्ष नेतृत्व है ये क्षमता नहीं रखता हो कि ऊपर से जो राज्य सरकार और भारत सरकार से जो बजट मिलना चाहिए इस जो शहर को, ऐसी भागीदारी लाने वाला नेतृत्व नहीं होगा तो बहुमत चाहे किसी का हो, आपका ऊपर जो राज्य का जो बड़ा जो बजट होता है उसमें हिस्सेदारी आपको नहीं मिलेगी। मैं तारादेवी जोशी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, हमने इतने विकास कार्य करवाए, इतना बजट यहाँ लेके आए। राजीव आवास योजना जो राजस्थान में एक मॉडल स्कीम थी जो केवल सरदार सर और भादरा में मिली थी, वो केवल और केवल उसका प्रयास भवनलाल शर्मा जो हमारे उस समय के पराजित विधायक थे, लेकिन चूंकि सरकार कांग्रेस की राजस्थान में भी थी और भारत सरकार में भी थी। भारत सरकार में उस टाइम नगरीय विकास मंत्री श्रीमती गिरिजा जी व्यास थी, स्वयं भवनलाल जी उनसे मिले, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अनुरोध किया कि इस स्कीम को मुझे लागू करना है। केवल 2 दिन का समय हमारे पास था और जीएस संधू साहब उस समय यूडीएच के सेक्रेटरी थे। भवनलाल जी ने व्यक्तिगत मेहनत करके तुरंत नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को बुलाया, उनसे जो भी उसकी गाइडलाइन थी उस प्रारूप को तैयार करा के हमने राजस्थान सरकार से उसकी स्वीकृति दिलाई, जिसमें इस राजस्थान सरकार की भागीदारी 40% थी। 60% भागीदारी उस स्कीम में भारत सरकार की होनी थी। हमने तुरंत वहां पे दिल्ली लेके गए और दिल्ली से गिरिजा जी व्यास ने भवनलाल जी पे व्यक्तिगत रूप से उनकी बात मान के वो बजट अलॉट कराया, जिसमें हमने 90 हज़ार रुपये व्यक्तिगत रूप से जो गरीब लोगों के आवास के लिए थे वो थे, और उसके साथ साथ सड़कें भी जुड़ी हुई थी, नालियां भी जुड़ी हुई थी, वो विकास भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि गत 5 वर्षों में राजस्थान में भी भाजपा सरकार थी, दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, कोई भी ऐसी स्कीम भाजपा के नेता हमें ये बताते कि ये स्कीम जो एक मॉडल स्कीम थी जिसको हमने सरदार सर से लाभान्वित कराया, तो हम कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी पार्षदों जो इस उम्मीदवारी कर रहे हैं उनको पर्चा ही विड्रॉल कर देंगे। निश्चित रूप से वो योजना विधायक भवनलाल शर्मा के संबंध गिरिजा व्यास से अच्छे थे, उनकी मेहनत भी रही और उसके दम पे वो सरदार शहर में आई और बहुत सारे लोगों को आशियाना भी मिला। लेकिन वो योजना आपके नगर पालिका बोर्ड तारादेवी के द्वारा या प्रभाकर जोशी के द्वारा लागू किए जाने के बाद में जनता ने यह आरोप लगाया कि इसमें भेदभाव किया गया है, अपने चहेते लोगों को, अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसके 3-3 मंजिल के मकान हैं उनको भी ये दिए गए हैं। ऐसी खबरें मीडिया में भी छपी थी, आपने देखा होगा अखबारों में भी छपी थी, बड़े जो नेशनल अखबार उन्होंने भी इस खबर को छापा था। और उस योजना के लागू करने के बाद में प्रभाकर जोशी को जनता ने इस कदर नकार दिया कि वो वार्ड मेंबर का चुनाव हार गए। तो उस योजना का मतलब नुकसान हुआ और भेदभाव के जो आरोप लगाए गए वो कहां तक सच थे? देखो संजय जी, मैं आपको बताता हूँ, तत्कालीन बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती हैं जिसकी नेगेटिविटी कई बार ज़्यादा हावी हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि 1977 में इस देश में इमरजेंसी लगी और संजय गांधी जी ने अगुवाई करके नसबंदी का एक प्रोग्राम चलाया था। तो उस समय तत्कालीन लोगों ने उस स्कीम को उसके जो प्रभाव थे उसको नासमझी के रूप में उसका विरोध दर्ज कराया था। लेकिन आज के कहने का मतलब विकास का विरोध होता है? विकास का विरोध भी होता है, ठीक है। और मैं इसका उदाहरण देता हूं कि जो कोई भी आरोप, मैं आपसे विकास का विरोध होता है, ये इस बात से हम आपकी सहमत है, आप यही कहना चाहेंगे? चाहे लंबा जवाब दें। मेरी पूरी बात सुन ले। उसके बाद में जो हम पे आरोप लगे कि प्रभाकर जी जोशी ने या उस समय के चेयरमैन ने इसमें गड़बड़ियां की है, तो उस तत्कालीन सरकार जो भाजपा की थी उसमें शिकायत हुई। आज तक जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है राजस्थान में, खुद सुषमा देवी जी चेयरमैन रही है, आज तक वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाई उस जांच में। तो ये सीधा परिणाम है कि जो आरोप थे वो निराधार थे। सरदार शहर में जो सीवरेज योजना लागू हुई है, बहुत कम शहरों में लागू हुई है, तो सरदार शहर में लागू हुई, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं कि सरदार शहर में सीवरेज योजना है, उसका दूसरा फेज इस बार लागू हुआ है। ये पूरी बात को आप समझिए। 2009 में भवनलाल जी के प्रयासों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उस टाइम जो 260 करोड़ रुपए की जो पहला फेज था, 260 करोड़ रुपए की स्कीम सरदार शहर में लागू हुई थी। और अब हम 206 करोड़ रुपए, उसमें कुछ तो जो उस समय काफी लंबे समय से पुरानी जो पाइपलाइनें पड़ी हुई है या शहर के अंदर पानी की जो समस्या है, क्योंकि शहर का विस्तार बहुत लंबे रूप में हो चुका है, तो करीब 60-65-70 करोड़ रुपए तो उन पाइपलाइनों को बदलने के और कुछ नई टंकियां बनाने के, और बाकी सेकेंड फेज सीवरेज का है उसके हैं। ये दोनों स्कीम
हमारे विधायक जी की मेहनत से और माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा सरदार सर को दी है। बिल्कुल, आपके द्वारा विधायक जी के द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा मेहनत करके बजट स्वीकृत करवाया गया, सेकंड फेज के लिए भी बजट स्वीकृत करा लिया गया, आपने मेहनत की और निश्चित रूप से सरदार शहर में एक बड़ा बजट आया। तो क्या आपको मतलब एक नेता की ये जिम्मेवारी नहीं होती कि मॉनिटरिंग भी मतलब आपके द्वारा या आपकी सरकार के द्वारा या आपके मुखिया के द्वारा की जानी चाहिए? ये योजना 2009 में लागू हुई, अब 2020 चल रहा है, 10 साल में एक शहर सीवरेज से कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि 10 शहर 10 साल के अंदर अगर मेहनत की जाए तो पूरे शहर के शहर बसाए जा सकते हैं। जैसे 26 जनवरी को भूकंप आया था तो भुज तबाह हो गया था, 10 साल लगे ही नहीं थे कि भुज को पूरा तैयार कर दिया गया। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि इसमें देरी हुई है। मॉनिटरिंग विधायक जी करते भी हैं, लेकिन केवल सीवरेज के काम की विधायक जी मॉनिटरिंग करे या उसको ही उस पर ही केवल अकेले पे फोकस रखे तो विधानसभा में सरदार सर के विकास के अन्य भी कार्य हैं उनको भी देखना पड़ता है। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने एक तरह से उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की और उसमें इस कार्य को लंबा समय लग गया। उसके अलावा हमने कंपनी को भी नोटिस भिजवाए थे कि, और इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है भवनलाल जी गोरसिया, उन्होंने भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन उन चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में आपसी झगड़ा था। उस बात को लेके मैडम हमेशा एक ही काम करती थी सुषमा जी कि जल्दी से जल्दी इस कंपनी ने जो भी कार्य किया है इनके आप चेक पास करवाओ। हम लगातार हमने कहा, जब भी जनरल मीटिंग हुई हमने चेयरमैन साहब से ये गुजारिश की कि आप RUDIP के समस्त अधिकारियों को यहाँ बुलाइए, संबंधित कंपनी के अधिकारियों को बुलाइए और जनरल मीटिंग में केवल एक एजेंडे, आप 20 एजेंडे को लेके बैठेंगे तो सीवरेज की बात नहीं हो पाएगी। केवल एक मीटिंग केवल इसी एजेंडे पे आप बिठाइए ताकि अपने विस्तार से चर्चा हो सके और जो भी इसमें समस्या आ रही है उसको अपन उसका निदान कर सके, उसको दूर कर सके, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। क्या आपको लगता है कि अब आपके द्वारा विधायक भवनलाल शर्मा के साथ आपके जैसे शिक्षित युवा भी बहुत साथ जुड़े हुए हैं जो कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो इस योजना को तेजी से लाया जाए ताकि सरदार शहर में एक बड़ी योजना को पूर्ण हो सके? अन्यथा ये इस योजना के माध्यम से सरदार शहर की सड़कें बार बार खोद के शहर को कब्रगाह के रूप में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, आप निश्चित मानिए मैं भवनलाल जी का एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। उनके साथ जो लोग बैठे हैं वो हमारी नगर पालिका में जीत के आने वाले जो लोग हैं, जो बहुत ही समझदार भी है, शिक्षित भी है, इस शहर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका एक आप ये समझिए कि मॉनिटरिंग कमेटी हमारे विधायक जी बनाएंगे जो केवल सीवरेज को फोकस करेगी। जो शहर में जो सड़कें का निर्माण चल रहा है उसके बारे में, पाइपलाइन के बारे में निश्चित रूप से ये हमारे नेताओं ने विस्तृत इस पर चर्चा की है कि इस समस्या को अब इसको कितने दिन तक घोषणा पत्र में शामिल करें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये आगे के लिए ये चर्चा का विषय नहीं रहेगा। इसमें लेट हुई है, आगे लेट नहीं होगी, ये आप जनता को विश्वास दिलाना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं जनता को ये आश्वस्त करता हूं कि हमारे नेता भवनलाल जी शर्मा लगातार इसमें प्रयासरत हैं और वो सीवरेज पाइपलाइन इस काम की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें कि सरदार सर का विकास होगा और इस फेज को, और मैं आपको सबसे एक अलग बात और बताना चाहता हूं कि सीवरेज तभी सक्सेस होता है जब उसके साथ ड्रेनेज हो, क्योंकि केवल सीवरेज से ये जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पाएगा। ड्रेनेज उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जॉइंट एक पार्ट है। हम प्रयासरत हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक जी ने आग्रह भी किया है और उन्होंने उनको चिट्ठी भी लिखी है कि सरदार शहर में जल्द से जल्द ड्रेनेज की स्कीम भी लागू की जाए। तो ये दोनों कार्य हम निश्चित रूप से ड्रेनेज को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे ताकि सीवरेज और ड्रेनेज का दोनों कार्य साथ चले और इस समस्या से सरदार शहर का जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले और आगे के चुनाव में कम से कम पानी निकासी, पानी भराव, ये समस्या मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा बहुमत आएगा तो ये समस्या इस शहर में नहीं रहेगी। आप ये मानते हैं कि जिसने जितना शासन किया उसकी जिम्मेवारी उतनी ज़्यादा होती है? भाजपा का बोर्ड पिछले 5 साल रहा है, अशोक पिंचा 5 साल विधायक रहे हैं, विधायक भवनलाल शर्मा है वो 7 बार विधायक रह चुके हैं, 35 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। नगरपालिका बोर्ड भी अगर इस सुषमा पिंचा बोर्ड को छोड़े तो लगभग सारे बोर्ड आपके ही रहे हैं। तो सरदार शहर में गंदे पानी की निकासी अपना लिए एक बड़ा मुद्दा है। हर नगरपालिका चुनाव इसी पे लड़ा जाता है।
हो सकता है आपके द्वारा प्रयास किए जाते होंगे, लेकिन प्रयास ज़्यादा मायने नहीं रखते, जनता परिणाम चाहती है। तो क्या मतलब आप ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि ये कांग्रेस की ओर से अंतिम चुनाव है कि ये इसमें गंदे पानी की निकासी का मुद्दा होगा, अगले चुनाव में ये मुद्दा नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से ये मुद्दा नहीं रहेगा। इस मुद्दे को जड़ से मिटाएंगे, इसमें हमारे विधायक जी पूर्णतः लगे हुए हैं और मैं आपको ये आश्वासन देके जाता हूँ, मैं मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे नेताओं के भरोसे, कि ये समस्या आगे इस शहर में नहीं रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार चेयरमैन बनने के लिए पार्षद का चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, कोई भी चेयरमैन बन सकता है जो पार्षद बनने की योग्यता रखता हो। तो इस हाइब्रिड फार्मूले से कोई भी चेयरमैन बनने की संभावना है। जब पूरे राजस्थान के अंदर बनी हुई है तो यह सरदार शहर में भी ये संभावना बनी हुई रह सकती है, और क्योंकि नियम पूरे प्रदेश में एक जैसे लागू होते हैं, अलग अलग प्रकार के लागू नहीं होते हैं। तो मतलब क्या कांग्रेस में इस प्रकार की भी मतलब चर्चाएं हुई होगी निश्चित रूप से, जब हाइब्रिड फार्मूला लागू हुआ था और राजस्थान में कई जगह भाजपा ने तो हाइब्रिड फार्मूले के तौर पे अपने चेयरमैन बना भी दिए, जिन्होंने पार्षद का चुनाव जीता ही नहीं, और कई जगह जनता ने उन पार्षद के रूप में नकार दिया, लेकिन पार्टियों ने उनको चेयरमैन बना दिया। तो क्या यहाँ भी हाइब्रिड फार्मूला लागू होने की संभावना है अगर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी रहती है तो? देखिए, इस बारे में, भविष्य के बारे में मैं किसी बात की आज ही घोषणा करूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से जब डीएलपी ने ये ऑप्शन रखा है तो ये एक्चुअल में क्या है संजय जी, ये कॉन्सेप्ट जो म्युनिसिपल एक्ट जो आया है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड के अंदर जब लोकल बॉडी के रूप में ये जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था, तब ये इस रूप में हुआ था कि उसमें कोई इलेक्शन नहीं होते थे। उस शहर का जो कोई व्यक्ति इंजीनियर होता था, जो इंजीनियरिंग पेशे से रिटायर हो गया था, तो उसको उसका एक मेंबर बना दिया था। जो व्यक्ति गार्डनिंग की मामले में जो जानकार होता था, उसको भी उसका मेंबर बना। तो अलग अलग फील्ड के जो लोग होते थे उनका एक समूह डीएलपी लोकल बॉडी के रूप में तैयार करके इंग्लैंड में ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। चूंकि भारत में भी ये कॉन्सेप्ट आया, फिर इसको चुनाव से जोड़ दिया गया, तब इसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग हो गया कि साहब आप चुनाव जीतो, आप जरूरी नहीं है किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। जबकि इसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि आप शहर के डेवलपमेंट में राज्य सरकार में लोकल स्तर पे ऐसे लोगों को चुने जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हों, और वो उस शहर को विकसित करने में जो राज्य सरकार की योजना है वो अपना सुझाव दे सके, अपनी एक्सपर्ट जो चीजें हैं वो जाहिर स्पेशल विभाग के विशेषज्ञ। जी जी जी। तो अब अगर ऐसी कोई बातें होती हैं राजस्थान के अन्य शहरों में कि कोई एक्सपर्ट जीत के नहीं आता है, तो वो ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे काम हो सकता है, कोई चेयरमैन बन सकता है। लेकिन ये बात मैं इंडिविजुअल रूप से सरदार सर के लिए कहूँ, ये मेरे लिए आज कहना उचित नहीं। तो मतलब ये समझा जाए कि जिसका बहुमत आएगा, जो जीत कर आएंगे, जो वो तय करेंगे वो होगा। बिल्कुल 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 निश्चित मानिए, और जीत के आएंगे वो तय करेंगे, और जीत के आने वाले समस्त कार्यकर्ताओं की अपने नेतृत्व में निष्ठा है। ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की चेयरमैन की दावेदारी किसी भी व्यक्ति की नहीं है। हम हमारे हाईकमान पे ये निर्णय छोड़ेंगे कि वो जिसको उचित लगे, क्योंकि भवनलाल शर्मा अपने हर कार्यकर्ता पे इतना स्नेह रखते हैं, इतना प्यार रखते हैं, हर एक कार्यकर्ता की इतनी बात मानते हैं कि किसी को ये महसूस नहीं होता कि मैं केवल पार्षद हूँ, या मैं केवल कार्यकर्ता हूँ, या मैं चेयरमैन हूँ। तो हम सारे के सारे उस टीम से जुड़े हुए, हमने 40 साल हम उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिसने इस विधानसभा का नेतृत्व किया। तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में क्वालिटी होगी, कुछ खासियतें होंगी। तो हमें इन चीजों का, पदों का लोभ नहीं है, हमें केवल और केवल हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारा नेता मजबूत हो, यही हमारी दावेदारी है। बबलू जी, हम चुनाव नगरपालिका चुनाव के दौरान आपसे फिर मिलेंगे, और एक आपसे अंतिम सवाल कि आपकी पार्टी जनता के बीच में अब जा रही है और जाएगी भी, तो आप जनता को क्या कहकर वोट मांगेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके, और क्या वादे हैं और क्या इरादे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो जल भराव का ही है। जो सरदार सर के बाजार में जो जल भराव हो रहा है, उससे हम निश्चित मानिए कि इस बार हम उससे निश्चित रूप से उससे निजात दिला देंगे लोगों को। दूसरी बात, पूरे शहर के ये मुद्दा आपका अंतिम रहेगा? ये अंतिम रहेगा। दूसरी बात है जो पेयजल की, हालांकि पेयजल की सरदार सर में ज़्यादा समस्या नहीं है, फिर भी कहीं पेयजल की समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। हमने 3 फेडरों में सरदार सर की बिजली को डिवाइड किया है, ताकि पहले क्या होता था कि गांधीधाम मंदिर पे भी कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता था तो पूरे शहर की लाइट काट दी थी। उसमें बहुत कुछ राहत मिली है, लेकिन फिर भी हम उसको एक एक ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि छोटे स्तर पे अगर कहीं शॉर्ट हो तो 20, 30, 50 घरों की लाइट काटी जाए, न कि पूरे कॉलोनी की काटी जाए, पूरे शहर की। वो डिवाइडेशन भी कर रहे हैं। तीसरी बात है, हम पर्यावरण को लेकर भी बड़ी हमारी पार्टी चिंतित है। हम ये चाहते हैं कि शहर में अच्छे गार्डन हो,
जिससे लोगों को सुबह जो व्यायाम है, घूमते हैं, और आज की ये बहुत रिक्वायरमेंट भी है। चौथी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मोहल्ला क्लिनिक का एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से लेके अब हमने भी अडोप्ट किया उसको, तो हम भी सरदार सर में अभी तक 2 मोहल्ला क्लिनिक है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो मोहल्लों में चिकित्सा की व्यवस्था वो भी करेंगे। गवर्नमेंट के आयुर्वेद अस्पताल हैं उनकी भी व्यवस्था करेंगे। चिकित्सा व्यवस्था तो लगभग 3 यहाँ 2 CHC है, 3 PHC, 3 या 4 PHC भी है, और भी हम खुलवाएंगे। चिकित्सा भी लोकल स्तर पे, एक आदमी घर से बाहर निकले तो उसको ब्लड प्रेशर है, छोटे मोटे टीके हैं, उसकी आवश्यकता है, उसको स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे मिल जाए, ऐसा प्रयास हम करेंगे। हम भी जनता के बीच में रहते हैं, तो हमारा भी एक सुझाव है कि मतलब शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और अब जो भी बाहर से आए लोग आते हैं और जो भी सड़कें अपने शहर के अंदर एंटर होती है, उन सड़कों को चौड़ा किया जाए, बीच में डिवाइडर लगाए जाए, साइड के अंदर फूल पौधे लगाकर, ब्लॉक लगाकर उनका मतलब सौंदर्यीकरण किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारा शहर अच्छा होगा। अगर ये मुद्दा भी आप अपने एजेंडे में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और स्वच्छता के मामले में भी और कचरा निस्तारण के मामले में भी होना चाहिए, क्योंकि अब नगर पालिका कचरा निस्तारण नहीं करती है, यहाँ से कचरा उठाकर वहाँ फैला देती है, तो ये सिस्टम है। तो इस 2 मामलों को भी अगर आपकी पार्टी शामिल करे तो शहर के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद संजय जी, निश्चित रूप से इन बातों को हम अडॉप्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका या इस शहर पे केवल उनका अधिकार नहीं है जो चुन के आए हैं। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि ये सरदार सर सबका है, हम ये चाहते हैं कि सरदार सर के 15-20 एक्सपर्ट, चाहे वो मीडिया से हो, एजुकेशन हब से हो, गार्डनिंग से हो, इंजीनियरिंग से हो, सबके 20 लोगों का एक ऐसा मार्गदर्शक मंडल बनाया जाए जो नगर पालिका को समय समय पे ये गाइड करता रहे कि भाई इस लाइन में हमें ये काम करना है। जिसमें आपने जैसे सौंदर्यीकरण का बताया, सरदार सर भामाशाह की नगरी है, बजट की भी लोकल स्तर पे भी कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकार से जो हमें कुछ लाना होगा तो इसके लिए हमारे पंडित भंवरलाल जी शर्मा विधायक हैं, वो निश्चित रूप से इसमें प्रयास करेंगे। और उसके अलावा अन्य भी कोई सुझाव हो गया, अगर हमारी पार्टी बहुमत में आएगी तो ये सुझाव हमेशा इन सुझावों पे प्राथमिकता से विचार भी किया जाएगा और इन सुझावों को लागू भी किया जाएगा। हमने कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अब्दुल रशीद चाइल से सरदार सर नगर पालिका चुनाव को लेकर वो सवाल पूछे जो आम जनता के बीच में थे, और इन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया, और आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे। इन्होंने बताया कि कांग्रेस के सरदार सर नगर पालिका और शहर के विकास को लेकर क्या है वादे और क्या है इरादे।